नमस्कार, मधुज हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जिस चैप्टर पर बात करेंगे वो है अखिलेश द्वारा लिखा गया चैप्टर वह जो यथार्थ था। यह संस्मरणात्मक शैली में लिखा गया उनका एक लिखी गई उनकी एक कृति है। उस कृति में से ही निकालकर एक पार्ट इसमें आपके चैप्टर के रूप में यहाँ पर दिया हुआ है। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। इस चैप्टर में उन्होंने कस्बे का जो समाज रहा है उस समाज में मनोरंजन के क्या क्या साधन रहे हैं, मनोरंजन किस किस तरीके से किया जाता रहा है और कितनी मनोरंजन की कमी उस समाज में रही है, और इन सब मुद्दों को लेते हुए उन्होंने कई सारे महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए हैं, जैसे कि बच्चों से संबंधित कि बच्चों का मनोरंजन किस प्रकार वहाँ होता है, स्त्रियों का मनोरंजन, दलितों का मनोरंजन, इन सब मुद्दों को लेकर उन्होंने इस पार्ट में जो है चर्चा की है। इस पार्ट की शुरुआत होती है कस्बे की ज़िंदगी से कि कस्बे में की जो ज़िंदगी है उसमें मनोरंजन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन वहाँ पर मनोरंजन जो है कोई चिरपरिचित चीज़ नहीं है। मनोरंजन वहाँ कभी भी हो जाने वाला साधन नहीं है। मनोरंजन के साधन बहुत सीमित हैं और मनोरंजन वहाँ कभी कभार ही हुआ करता था। और महत्वपूर्ण मनोरंजन के साधन के रूप में उन्होंने रामलीला का जिक्र इसमें किया है। उन्होंने ये बताया कि कस्बाई जो समाज है वहाँ पर रामलीला का बहुत महत्व है और रामलीला वहाँ पर मनोरंजन का सबसे बड़ा केंद्र मानी जाती है। उन्होंने ये बताया कि बाकी जो दूसरी तरीके के मनोरंजन रहते हैं उनका होना ना होना निश्चित नहीं होता, लेकिन रामलीला का होना निश्चित होता था। हर दशहरे पर रामलीला होती थी और ये हमेशा ही होना निश्चित रहता था, तो इसके लिए लोग बहुत इंतज़ार भी किया करते थे। और रामलीला जो है हमेशा से ही कस्बाई जीवन, ग्रामीण जीवन, इनमें एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आज भी हम देखेंगे कि लोक संस्कृति के बहुत सारे जो आयाम हैं वो अब हमें देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन रामलीला आज भी शहरों में भी जीवित है। हालांकि उसका वो संख्या में कम हो गई है कि बहुत कम जगह होती हैं, लेकिन फिर भी होती हैं। इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि रामलीला के अलावा जो मनोरंजन जिन जरियों से मनोरंजन किया जाता था उनमें नौटंकी, कठपुतली का खेल, जादू, इस तरीके के जो हुआ करते थे, ये सब भी वहाँ के जीवन के लिए जो है मनोरंजन का केंद्र हुआ करते थे। उन्होंने ये यहाँ पर स्पष्ट किया है कि रामलीला अक्सर बाग में हुआ करती थी। यहाँ तक कि कठपुतली का खेल भी बाग में हुआ करता था, लेकिन नौटंकी और जादू का जो खेल होते थे ये जो है ये बाग में नहीं होते थे, इनके लिए अलग से किसी जगह पर किया जाता था। और इसका कारण उन्होंने ये बताया कि रामलीला और कठपुतली का नाच जो हुआ करता था ये फ्री हुआ करता था, लोग फ्री में जाकर इन्हें देखते थे। लेकिन जब नौटंकी या जादू का खेल किया जाता था तब इन पर टिकट लगाई जाती थी, और टिकट लगाने के लिए जो बाड़ बनाई जाती थी जिसमें वो पंक्ति बनती है, टिकट के लिए लाइन लगाई जाती है, वो बाग में बनाना संभव नहीं होता था। और इसके लिए उन्होंने वृक्षों की बात की है कि वहाँ बागों में जो वृक्ष होते हैं वो चाहते हैं कि सभी के लिए मनोरंजन फ्री हो। तो एक तरीके से उन्होंने वृक्षों को जो है वर्ग भेद का निषेध करते हुए यहाँ पर दिखाया है कि पेड़ नहीं चाहते कि यहाँ पर जो है वही लोग मनोरंजन करें कि जिनके पास पैसा है वो आए और जिनके पास पैसा नहीं है वो ना आए। बाग इसलिए उन्मुक्त हैं कि यहाँ हर कोई आए और अपना मनोरंजन कर सके, चाहे वह गरीब है चाहे वह अमीर है। इसी तरीके से उन्होंने आगे जो है उस समय की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनकी सभा के बारे में भी बात की और उन्होंने ये भी बताया कि इतना बड़ा जनसमूह उसमें जुड़ता था, लेकिन बाग में सभा नहीं होती थी। उसके लिए उन्होंने मिडिल स्कूल की जगह निर्धारित की थी। और जब इंदिरा गांधी की वहाँ सभा हुई थी, 2 बैलों की जोड़ी उनका पार्टी का चिन्ह हुआ करता था, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर नौटंकी जो बहुत लोग इंतज़ार के साथ उसे देखते थे और उसके लिए बहुत लालायित रहते थे, उससे भी कहीं ज़्यादा भीड़ इंदिरा गांधी की उस सभा में एकत्रित हुई थी। लेकिन इस सभा में भीड़ इतनी ज़्यादा एकत्रित होने के कारण क्या थे, इससे ज़्यादा उन्होंने इस बात पर जोर दिया था
कि उस भीड़ में जहाँ वयस्क लोग बहुत ज़्यादा थे, जिनका राजनीति से सीधा सरोकार होता है, उनके अलावा वहाँ बच्चों की भी बड़ी संख्या थी, जिनको राजनीति की ना तो समझ थी, ना ही उन्हें राजनीति से कुछ लेना देना था। और उन्हीं बच्चों में स्वयं लेखक भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने बताया कि भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि अगर गुड़ की भेलियाँ ऊपर उछाली जाएं तो वो ज़मीन पर आकर नहीं गिरेंगी। लोगों के सर ही सर नज़र आ रहे थे और उन्हीं के बीच में वो लेखक भी बच्चे के रूप में वहाँ मौजूद थे। तो यहाँ वो एक प्रश्न करते हैं कि बच्चे उस सभा में क्यों मौजूद थे। उन्हें ना तो राजनीति के, वो अपने बारे में बल्कि कहते हैं कि मैं बच्चा था, मैं वहाँ मौजूद था, ना तो मुझे राजनीति की कोई समझ थी, ना ही मुझे इंदिरा गांधी से कुछ लेना देना था, उसके बावजूद मैं वहाँ गया था। तो इसका कारण क्या था? बच्चे ऐसी सभाओं में, राजनीतिक सभाओं में क्यों जाते रहे कस्बों के? तो उन्होंने यहाँ पर बताया है कि बच्चे जो हैं वहाँ क्या मनोरंजन के लिए जाते हैं, क्या ऐसी सभाएं उनके लिए मनोरंजन का केंद्र हुआ करती थी? तो इस पर वो जवाब स्पष्टीकरण देते हुए बताते हैं कि वहाँ मनोरंजन तो नहीं होता था, लेकिन वहाँ पर एक जो बात मुख्य रूप से होती थी वो ये थी कि एक दूसरे से ज़्यादा अपने आप को सामाजिक दिखाने की होड़ में लोग वहाँ पर एकत्रित होते थे। इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए उन्होंने मनोरंजन में, कस्बे में जो मनोरंजन होते हैं उसके जो अन्य साधन थे, जो रामलीला और नौटंकी, कठपुतली का नाच, जादू और ये जो सभाएं होती थी, राजनीतिक सभाएं, इसके अलावा जो वहाँ पर मनोरंजन के साधन थे उनके बारे में उन्होंने बताया कि वहाँ सांप दिखाना और सांप और नेवले की लड़ाई दिखाना भी मनोरंजन का एक बहुत बड़ा साधन हुआ करता था। और इसके साथ साथ एक विज्ञापन के लिए कुछ ऐसा दिखाया जाता था कि चादर ओढ़ा हुआ व्यक्ति मुंह तक ढककर अपने आप को लोगों की बटन, कमीज़ में कितने बटन है ये सब बताया करता था और अपने सामान की बिक्री किया करता था। तो उन्होंने ये बताया कि इन सब से लोग वहाँ अपना मनोरंजन किया करते थे ये सब देखकर, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी हुआ करते थे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जिस तरीके से आज हम टीवी पर बहुत सारे विज्ञापन देखकर उत्पादों की ओर आकर्षित होते हैं, उस समय विज्ञापन का एक जो जरिया था वो इस तरीके का मनोरंजन भी हुआ करता था कि मनोरंजन के साथ साथ लोग अपनी वस्तुओं का जो है विज्ञापन भी किया करते थे। इसके बाद उन्होंने बताया कि कस्बे में मनोरंजन की एक दूसरी धारा भी थी, जिसमें जगह जगह मोहल्लों में घूम घूम कर लोगों का मनोरंजन किया जाता था। जैसे नट का खेल किया जाता था, बंदर और भालू का नाच किया जाता था। ये तो हम लोगों ने भी शहरों में भी अब हालांकि बहुत कम हो गया है, लेकिन जब मैं छोटी थी तो मैंने भी ये सब चीज़ें बहुत देखी हैं। इसके बाद वो रामलीला के महत्व पर वापस आते हैं और रामलीला के महत्व को रेखांकित करते हुए बताते हैं कि रामलीला जो है कस्बाई जीवन में मनोरंजन के लिए अपना बहुत महत्व रखती थी। और इसका महत्व इसलिए था कि एक तो रामलीला को देखने के लिए कोई पैसे नहीं लगते थे और दूसरा वहाँ किसी सामान की बिक्री नहीं की जाती थी। दूसरा, रामलीला के साथ एक श्रद्धा भाव भी जुड़ा हुआ था लोगों का राम कथा के साथ। इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि रामलीला के साथ साथ जो दूसरा मनोरंजन का साधन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था कस्बाई जीवन में वो था नौटंकी। लेकिन नौटंकी और रामलीला की तुलना करते हुए लेखक यहाँ बताते हैं कि रामलीला के प्रति, नौटंकी के प्रति ललक कम नहीं थी, लेकिन फिर भी रामलीला को लोग बहुत अधिक देखा करते थे। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि उन दोनों में पर्याप्त भिन्नता रही है। वो पहली भिन्नता ये थी कि नौटंकी को देखने के लिए टिकट लगती थी और रामलीला को देखने के लिए टिकट नहीं लगती थी। दूसरा कारण ये होता था कि रामलीला में जो स्त्री पात्र हुआ करते थे वो उन स्त्री पात्रों का अभिनय भी पुरुष किया करते थे, और नौटंकी में जो स्त्री पात्र होती हैं उनका अभिनय जो है वो स्त्रियां ही करती थी, उनमें नर्तकियां भी होती थी। इसके साथ साथ जब किसी अभिनय से प्रसन्न होकर कोई इनाम देता था तो रामलीला में जो है इनामदाता का नाम, दान जो दिया जाता था तो दानदाता का नाम के साथ सियावर रामचंद्र की जय के नारे लगाए जाते थे और जनता भी उसमें भाग लेती थी और ऊंचे स्वर में जय का जयकारा लगाया करती थी। लेकिन नौटंकी में ऐसा नहीं होता था। नौटंकी में जब कोई दान देता था तो नर्तकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कह भर देने से
वहाँ पर बात ख़त्म हो जाती थी। तो लोग ये जो जयकारा लगाया जाता था इसमें भी अपना मनोरंजन ढूंढ लिया करते थे। तो इसकी वजह से भी लोग जो हैं रामलीला देखा करते थे। और दूसरा बड़ा कारण होता था उस समय के जो वाद्य यंत्र हुआ करते थे जिनका प्रयोग वहाँ पर किया जाता था। जो रामलीला होती थी उसमें हारमोनियम, ढोलक, मंजीरे ये सब प्रयोग किए जाते थे, लेकिन नौटंकी में जो है नगाड़े का प्रयोग किया जाता था। तो इन सब कारणों से दोनों ही साधन जो है प्रसिद्ध थे, लेकिन दोनों में ही पर्याप्त अंतर था। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि नौटंकी जो है उस समय शादी ब्याह में भी बहुत प्रचलित थी, कि जिन घरों में शादी ब्याह होती थी वहाँ भी नौटंकी कराई जाती थी, लेकिन ये नौटंकी जो है टिकट वाली नौटंकी से भिन्न हुआ करती थी और इसका जो स्तर होता था वो काफ़ी निचला होता था। और इसमें जिन लोगों को न्योता भी नहीं दिया जाता था वो लोग भी नौटंकी देखने के लिए आते थे। इसके साथ ही मैंने शुरू में बताया कि जो नौटंकी होती थी वो बागों में नहीं होती थी, उनके लिए अलग एक स्थान निर्धारित किया जाता था और वहीं पर नौटंकी वाले जो हैं जितने दिन उनकी नौटंकी चलती थी अपना डेरा डालकर वहीं बैठे रहते थे। तो जहाँ वो डेरा डाले रखते थे, अपने छोटे छोटे टेंट लगाए रखते थे, वहीं वो पूरा अपना दिन बिताते थे और शाम को फिर नौटंकी किया करते थे। तो वो स्थान जहाँ पर वो रुकते थे वो स्थान भी लोगों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र हुआ करता था। और वहाँ न केवल वयस्क बल्कि बच्चे भी वहाँ पर जो है आसपास मंडराते नजर आते थे। अब यहाँ पर एक बालक की दृष्टि से लेखक ने लिखा है कि वहाँ पर बच्चे जाते थे और उन नर्तकियों को देखते थे जो रात को बहुत तैयार होकर वहाँ नौटंकी में अपना अभिनय किया करती थी। वो उन पुरुषों को भी देखते थी जो कि रात को मेकअप करके वहाँ कोई ना कोई किरदार निभा रहे होते थे, लेकिन उन नर्तकियों को देखकर सुखद अनुभव होता था, लेकिन जो पुरुष पात्र होते थे उन्हें देखकर उन्हें घिन आती थी, जुगुप्सा होती थी कि वो किस तरीके से तैमंद बांधकर घूमते रहते थे, दातुन कर रहे होते थे या ताश खेल रहे होते थे। तो ये सब देखना उनको अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जो नर्तकियाँ होती थी उनकी हंसी, उनका मजाक, उनकी खिलखिलाहट को यहाँ देखना उन्हें सुखद महसूस होता था। वो ये भी यहाँ पर प्रश्न उठाते हैं कि बच्चों के लिए वो मनोरंजन नहीं था, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वो वहाँ क्यों जा रहे हैं, लेकिन बच्चे इस तरीके से जाकर वहाँ क्या अनुभव करते थे इसके बारे में बताते हुए वो कहते हैं कि एक जो ऑपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण होता है वो उन टेंटों के प्रति आकर्षित करता था उन बच्चों को कि वो वहाँ जाकर उसमें उनको देखा करते थे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी प्रश्न उठाया यहाँ पर कि वहाँ जाकर बच्चे क्या अपना सचमुच मनोरंजन करते थे या फिर इस तरीके से बच्चों का मनोरंजन हो सकता है। और इसके बारे में आगे चर्चा करते हुए वे बताते हैं कि ये बच्चों के लिए मनोरंजन नहीं था, बल्कि ना तो ये बच्चों के लिए ही था बल्कि ये कलाकारों के लिए भी मनोरंजन नहीं होता था, क्योंकि इस तरीके से पूरा दिन उन्हें लोग ताका झाकी कर कर देखते रहे तो ये उनके लिए बिल्कुल भी मनोरंजन नहीं हो सकता। और इसके साथ साथ वे जो हैं ये भी बताते हैं कि जो कलाकार हैं जिन्हें छुप छुप कर सब लोग देखते रहते थे, उन्हें पता होता था कि लोग उन्हें देख रहे हैं, तो इस स्थिति में वो कैसा महसूस करते होंगे, क्या वे खिन्न महसूस करते होंगे, क्या उन्हें बुरा लगता होगा या फिर इस तरीके से देखकर उन्हें आनंद प्राप्त होता होगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को वो यहाँ पर रेखांकित करते हैं। और साथ ही वो ये बताते हैं कि जो बड़े लोग होते थे वो जो ताका झाकी करते थे उनके पीछे उनका एक निश्चित उद्देश्य होता था, अपनी इच्छाओं की पूर्ति की लालसा में भी वो उन्हें देखा करते थे, लेकिन बच्चों के लिए कारण ये नहीं था। बच्चे सिर्फ एक हवा में बहते झोंके की तरह होते थे कि सब देख रहे हैं तो हम भी देख लेंगे, और वे उनका वहाँ मनोरंजन नहीं हो रहा होता था, बल्कि वहाँ एक खेल सा हो रहा होता था कि बच्चे इस तरीके से ताका झाकी कर रहे हैं तो दूसरे लोग उन्हें देखकर मनोरंजन का अनुभव प्राप्त करते थे। इसके बाद आगे बढ़ते हुए उन्होंने अपनी चर्चा के लिए एक प्रश्न यहाँ खड़ा किया है कि बच्चों के लिए खेल जो होता है क्या वो उनका मनोरंजन होता है, बच्चे जो खेलते हैं वो अपने मनोरंजन के लिए खेलते हैं या फिर इसके पीछे कोई और कारण है। इस सवाल को विस्तार से जानने के लिए वो ये बताते हैं कि एक जो खिलाड़ी होता है उसके लिए खेल और बच्चों के लिए खेल, ये इन दोनों में पर्याप्त अंतर होता है। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने यहाँ पर स्पष्ट किया है कि जब खिलाड़ी खेल खेलता है तो वो पूरे प्रशिक्षण के साथ खेलता है
पूरा प्रशिक्षण लेता है। इसके साथ साथ उन्हें कौशल प्राप्त होता है, यश और इनाम की लालसा भी इसके पीछे जुड़ी हुई होती है। और साथ साथ बहुत सारे खिलाड़ी नौकरी पाने की लालसा में भी खेल खेलते हैं, ये बात यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट की है। लेकिन बच्चों के लिए ऐसा कोई कारण नहीं होता। बच्चों के लिए और जिस समय लेखक बच्चे थे उस समय के बच्चों की बात करते हुए बताते हैं कि उस समय बच्चों के लिए प्रतियोगिता का माहौल नहीं था, कोई कंपटीशन नहीं था। जैसे कि हम आज अपने आसपास देखते हैं कि बच्चों के जीवन में कंपटीशन इस कदर हावी है कि बच्चे कंपटीशन की दौड़ में इतने भागे जा रहे हैं और साथ साथ माता पिता भी उन्हें इस तरीके से दौड़ाए जा रहे हैं कि बच्चों के जीवन में से बचपन कहीं खोता चला जा रहा है। बच्चे अब आउटडोर खेल नहीं खेलते हैं, बाहर जाकर खेलना उनके जीवन का हिस्सा नहीं रह गया है। बच्चे कंप्यूटर पर खेलना पसंद करते हैं, मोबाइल पर सारा दिन खेलना पसंद करते हैं। पढ़ाई लिखाई का समय उनका इतना ज़्यादा हो गया है कि वो खेलों में उतने व्यस्त नहीं रहते जितने उस समय बच्चे हुआ करते थे, जब बच्चों का जीवन प्रतियोगिता से बाहर हुआ करता था, यानी कि वो समय जिस समय लेखक स्वयं बच्चे थे। उन्होंने यहाँ बताया है कि यहाँ बच्चे जो कस्बे के बच्चे थे उनके भीतर कोई प्रतियोगिता का भाव नहीं होता था और ना ही ये भाव होता था कि एक बच्चे को अपने आप को दूसरे बच्चे से बेहतर साबित करना है, और दूसरे बच्चे के भीतर ये भाव नहीं होता था कि मुझे अपने साथ खेलने वाले बच्चे को नीचा दिखाना है। तो बच्चे सिर्फ वहाँ खेलते थे, तो उसके पीछे कारण क्या था? ना तो वो प्रतियोगिता में भाग लेते थे, ना वो अपने से दूसरे बच्चे को नीचा दिखाना चाहते थे। तो इसका कारण क्या था? इसके लिए बच्चों हाँ, यहाँ ये एक और प्रश्न लेखक उठाते हैं कि बच्चों के लिए मनोरंजन नहीं था तो क्या ये देखने वालों के लिए मनोरंजन था, बच्चों को खेलते देखना? तो ये सारे के सारे प्रश्न यहाँ उठाते हुए वो आगे बढ़ते हैं और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर करते हैं जो कि आज भी सारे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं कि बच्चों के लिए खेल जो है वो मुक्ति होती है, वो मुक्ति का एक पर्व होती है। मुक्ति किस चीज़ से? बच्चों को किस चीज़ से मुक्ति चाहिए? बच्चों को मुक्ति चाहिए पाबंदियों से। पाबंदी किस चीज़ की? जो दूसरों के द्वारा नियम थोपे जाने की एक पाबंदी होती है। अब ये लेखक के ज़माने में एक बात कितनी सार्थक थी, ये लेखक ने यहाँ स्पष्ट तो किया ही है, लेकिन ये बात आज के ज़माने में बहुत अधिक सार्थक है कि बच्चों के ऊपर जो बहुत सारे नियम कायदे कानून की एक लंबी लिस्ट बनाकर रखी गई होती है, उससे उनका जीवन किस तरीके से एक बंधन में बंधा हुआ सा महसूस होता है। और उसके पीछे कारण होता है कि दूसरे बच्चों से उनकी तुलना करना, प्रतियोगिता में उनको सबसे आगे रखना, और इस तरीके का भाव कि बच्चे के नंबर पहले 95% आते थे, अब 94% क्यों आ गए हैं। इसके अलावा बच्चों पर के दिमाग पर एक प्रेशर बना के रखना कि भाई हमारी एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा हैं और हम तुमसे ये उम्मीद करते हैं कि तुम इतना हमें नंबर लाकर दिखाओ, हमारे पड़ोसी का बच्चा इतने नंबर लाता है, तुम इतने नंबर कम क्यों लाते हो। तो ये सारे जो दबाव है ये बच्चों के लिए एक बंधन होता है, और ये बंधन जो है बच्चे के विकास में कहीं ना कहीं बाधक सिद्ध होता है। तो लेखक ने यहाँ बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया है कि ये जो खेल होते हैं बच्चों के लिए मुक्ति होती है, मुक्ति का उत्सव होती है, और ये उत्सव होते हैं बच्चों के लिए बड़ों की गुलामी से मुक्ति और उनके जो अनुशासन के नियम जो उन पर थोपे गए होते हैं उनसे मुक्ति का एक ये जरिया होते हैं खेल, जहाँ पर वो अपने आप को मुक्त महसूस करते हैं, स्वच्छंद महसूस करते हैं। आप देखेंगे कि बच्चे जब खेल रहे होते हैं और उन्हें जब घर वापस बुलाया जाता है तो वो बहुत जल्दी से आना नहीं चाहते, इसीलिए कि वो घर जाकर फिर बंधन महसूस करते हैं, और बंधन किसी को भी पसंद नहीं होता। यहाँ वो बात करते हैं कि जब बच्चे खेल रहे होते हैं तो बच्चों में जब रेफरी बनाया जाता है या एम्पायर बनाया जाते हैं तो वो बच्चे भी वहाँ उस खेल का हिस्सा होते हैं, ना कि वो प्रशिक्षित एम्पायर जैसे होते हैं। वो अपने साथ में उन्होंने कभी किसी एम्पायर को देखा हुआ होता है तो वो उसकी वहाँ नकल कर रहे होते हैं, और उनकी जो नकल होती है वो दूसरों के लिए बहुत मनोरंजन बन जाती है। वहाँ वो न्यायाधीश की तरह काम नहीं करते, बल्कि उस गेम का हिस्सा रहकर उस खेल को वहाँ पर अपना उस खेल के माध्यम से मनोरंजन कर रहे होते हैं। और इसके साथ साथ दूसरा प्रश्न वो उठाते हैं कि खेलते हुए बच्चों को देखना क्या मनोरंजन होता है,
क्या ये मनोरंजन वैसा है जैसा सर्कस देखना होता है, रामलीला देखना होता है, जादू देखना होता है या दंगल देखना होता है, इस तरीके का ही मनोरंजन होता है? तो वो यहाँ पर ये स्पष्ट करते हैं कि बच्चों बड़े लोगों का खेल निश्चय ही मनोरंजन होता है, कि बड़े अगर खेल खेल रहे होते हैं तो उनके लिए जो मनोरंजन होता, खेल जो है वो मनोरंजन होता है, लेकिन बच्चों के लिए खेल जो है वो मनोरंजन नहीं होता बल्कि वो आनंद होता है। उनके लिए ये एक आनंद होता है। ये आनंद जो है उनके लिए मुक्ति का आनंद होता है और गुलामी से अवकाश का आनंद होता है जो बड़ों से उनको मिलती है। और इसके साथ साथ बच्चों को खेलते देखना जो है वो मुक्ति पर्व जो है उसकी दावत में शामिल होने के समान लेखक ने माना है, कि जिस प्रकार से कोई पर्व हो रहा है और उसमें कोई दावत हो रही है, उस दावत में शामिल होना जिस प्रकार से एक सुखद अनुभव महसूस कराता है, उसी तरीके से बच्चों को खेलते देखना भी उतना ही आनंददायक महसूस होता है। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि बच्चों को अगर खेलते हुए देखना है तो कभी भी उन्हें पास से नहीं देखना चाहिए, उन्हें दूर से खेलते देखना चाहिए। इसका कारण ये है कि दूर से अब जब बच्चों को देखेंगे तो आपको वो बच्चे ज़्यादा खुश नज़र आएंगे, जब पास जाकर उन्हें देखेंगे तो बच्चे फिर से वही बंधन महसूस करते हुए नज़र आने लगते हैं। जो बच्चे हैं जब खेल रहे होते हैं तब वे बड़ों की कठोरता, बड़ों की जो दबंगई है उनके जीवन में, उसको कहीं उतार कर फेंक देते हैं और उन्मुक्त भाव से वहाँ पर खेल रहे होते हैं। और इसकी तुलना करते हुए उन्होंने बच्चों के खेल को आदिम संगीत की तरह अनुभव कर जैसा होता है, आदिवासी प्रजातियों को जिस तरीके से अपने नाच और अपने उत्सव मनाते हुए जैसा वो फ्री महसूस करते थे, प्रकृति के साथ आनंद अनुभव करते हुए महसूस होते हैं, उसी तरीके से उन्होंने बच्चों की भी तुलना की है कि जिस प्रकार से आदिम जातियां अपने पर्व मनाते हुए प्रफुल्लित महसूस करती हैं, उसी प्रकार बच्चे भी जो हैं अपने उत्सव, अपना ये मुक्ति उत्सव मनाते हुए, खेल खेलते हुए बहुत ज़्यादा आनंदित महसूस करते हैं। बच्चों के आनंदोत्सव और मनोरंजन के साथ साथ लेखक ने यहाँ स्त्रियों के आनंदोत्सव की भी बात की है। जिस तरीके से बच्चों का जीवन जो है बड़ों के अनावश्यक कायदे कानूनों से भरा हुआ होता है, उसी तरीके से स्त्रियों की स्थिति भी जो है अब की तुलना में पहले तो बहुत ज़्यादा जो है बंधनों में थी, नियम कायदे कानून उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा थे, तो उनके लिए भी आनंद उत्सव मनाना या फिर उनके लिए भी मुक्ति का पर्व जो है उनके लिए कितना ज़रूरी होता था, ये भी उन्होंने यहाँ पर बताया है। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि उस समय के समाज में जब स्त्रियों का जीवन इतना ज़्यादा बंधा हुआ जीवन था, उसमें वो अपने लिए मनोरंजन और अपने लिए मुक्ति का मार्ग किस प्रकार से खोज लेती थी। तो उन्होंने यहाँ पर बताया है कि जब स्त्रियों को आनंदोत्सव मनाना होता था तब वे जो हैं उस समय जब पुरुष अनुपस्थित होते थे या ऐसा कोई उत्सव हो या समय हो जिस समय पर पुरुष मौजूद नहीं होते थे, खास तौर पर लोक संस्कृति का जो हम हिस्सा देखते हैं, जैसे शादी ब्याह का एक समय होता है जिस समय पुरुष जो है बारात में जाया करते थे और स्त्रियां घर में रहा करती थी, तो उस समय स्त्रियां जो है खुलकर अपना उत्सव मनाती थी क्योंकि पुरुष वहाँ मौजूद नहीं होते थे। और वो ये बताते हैं कि जब वो अपना आनंदोत्सव मना रही होती थी तो खूब सारी स्त्रियां जो है वहाँ इकट्ठी होती थी और इकट्ठी होकर वहाँ उस जमघट में अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए नाचती गाती थी और इसी में वे अपना आनंद खोज लेती थी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जब इस तरीके से वे अपना आनंदोत्सव मनाती थी तो वो खूब खिलखिलाकर हंसती रही हैं, उनका शोर शराबा, उनकी छेड़खानियाँ, उनकी चुगलबाजी जो है वो उनका मनोरंजन किया करती थी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जब ये सारे का सारा उनका आनंदोत्सव मन रहा होता था तो पुरुषों की अनुपस्थिति होती थी, तो इसमें अपने आप को मुक्त महसूस करते हुए वे अपने आप को आनंदित करने के लिए जहाँ नाच गाना, कुछ प्रहसन, कुछ नौटंकी,
कुछ ये नौटंकी वो नौटंकी नहीं है जो जिसके जिक्र मैंने पहले किया था, बल्कि स्त्रियां छोटे छोटे उत्सवों पर जो अभिनय किया करती थी मैं उनकी बात कर रही हूँ। इसके साथ साथ जो क्या कहते हैं शादी ब्याह में गीत गाए जाते थे, इन सब में भी वे अश्लील गालियां देकर पुरुषों को अपमानित करके, अपमानित यानी कि उनको मुंह पर नहीं, अपने लोक संस्कृति का यही एक ये हिस्सा भी हुआ करता था कि जिसमें वे अश्लील गालियां देती थी, अश्लील बातें करती थी। इस तरीके से वो जो है अपने आप को आनंदित महसूस करती थी और इसी में अपना मनोरंजन ढूंढ लेती थी। और उन्होंने यहाँ लिखा भी है कि आनंदोत्सव में स्त्रियां गालियां भी बकती हैं, अश्लील लतीफ़े भी सुनाती रही हैं। उन्होंने यहाँ पर कस्बाई स्त्रियां और जो पहले का समय, जब जिस समय लेखक ये लिख रहे हैं उस समय कि अपने जो संस्मरण बताते हुए वो यहाँ पर बात कर रहे हैं ना, तो उस समय से आज की स्त्रियों की तुलना करते हुए वो किटी पार्टी की तुलना कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आजकल किटी पार्टी में भी जो है स्त्रियां अपना आनंदोत्सव मनाती हैं, लेकिन क्या वो इसमें स्वतः स्फूर्ति महसूस करती हैं? जैसे कि कस्बे की स्त्रियां लोक संस्कृति से जुड़कर लोक गीतों में, लोक नृत्यों में अपने आप को जितना खुला महसूस करती थी, जितना मुक्त महसूस करती थी, तो क्या आज की स्त्रियां जो किटी पार्टी मनाती हैं, किटी पार्टी की संस्कृति में लीन रहती हैं, लीन नहीं कहूँगी, किटी पार्टी जो मनाती हैं, क्या वे उसमें इतना स्वतः स्फूर्त महसूस करती हैं जितना वे स्त्रियां करती थी? उन्होंने यहाँ बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ स्त्रियां जो हैं अपनी मुक्ति के लिए या अपने आनंद के लिए पैसा खर्च करती हैं, उन स्त्रियों को पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती थी। और दूसरा, यहाँ पर जो है ये एक होड़ के लिए भी किया जाता है शहरी समाज में कि किट्टी पार्टी में मान लीजिए किट्टी पार्टी का एक क्रम होता है कि आज मेरी किट्टी है तो मैं पार्टी दूंगी, कल दूसरे की है तो दूसरा देगा, फिर तीसरे की, इस तरीके से क्रम निर्धारित होता था। तो ये ज़रूरी नहीं है कि क्रम में जब जिसकी बारी आए वो उस समय आनंदित होने के लिए तैयार हो या उसका मन हो कि उसे उस समय आनंदित होना है, या फिर उसमें शामिल होने वालों के लिए ये एक मजबूरी हो कि हाँ उन्हें क्योंकि किट्टी में जाना है इसलिए वे जा रहे हैं। तो जो ये आधुनिक समाज में स्त्रियों के मुक्ति पर्व हैं उसकी तुलना जो कस्बाई स्त्रियां हैं उनसे तुलना यहाँ पर की जा रही है। इसके बाद उन्होंने दो महत्वपूर्ण बात की है। सबसे पहली चीज़, एक तो जीवन में आनंद के लिए मुक्ति बहुत ज़रूरी है। अगर आप मुक्त नहीं हैं तो आप आनंद महसूस नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि हम मुक्ति की बात, ये मुक्ति जो है हमारी किसी भी क्षण हो सकती है। जब हम जिस तरीके से बच्चे जब खेल रहे हैं तब वो अपने ऊपर नियमों का भार नहीं ढोते, इसी तरीके से स्त्रियां जब अपना आनंद महसूस करती हैं तब वे पितृसत्तात्मक समाज के नियमों से मुक्त महसूस करेंगी, तभी वे आनंदित हो सकती हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि ऐसी बहुत सारी स्त्रियां होती हैं जो पूरे जीवन आनंद से महरूम रह जाती हैं और उनका जीवन समाप्त हो जाता है। इसके साथ वो यहाँ ये भी स्पष्ट करते हैं कि इस बात का मतलब ये नहीं है कि बात यहाँ स्त्रियों की हो रही है तो पुरुषों का पूरा जीवन जो है वो आनंद से लबालब होता है, ऐसा नहीं है। ये इसके साथ साथ दूसरी इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने ये बताई है यहाँ पर कि अब जो प्रचलन है उसमें आनंदित होने के लिए या मुक्ति महसूस करने के लिए लोग जो हैं एक दूसरे की होड़ में लगे हुए हैं और किट्टी पार्टी करना या पिकनिक मनाना जो है एक मजबूरी की तरह भी सामने आता है कि अगर हमारा पड़ोसी पिकनिक पर जा रहा है तो हम क्यों ना जाएं, और अगर पूरा ग्रुप जा रहा है तो चल तुम भी चल, चाहे मन है नहीं है तुम भी चलो। तो इस तरीके से आनंद महसूस नहीं किया जा सकता। तो ये जो दबाव की स्थिति है, ये स्थिति कभी भी आनंद महसूस नहीं करा सकती, मुक्ति महसूस नहीं करा सकती, और ये उतना सहज भी महसूस नहीं होता जितना कि जब आप खुद मुक्त महसूस करेंगे और तब आप आनंदित होते हैं। तो ये सब आनंद जो है हम इस तरीके के माहौल में नहीं देख सकते जहां वो मजबूरी वश किया जा रहा हो। साथ ही उन्होंने दूसरा महत्वपूर्ण जो मुद्दा उठाया है वो उठाया है समान साथ की। समान साथ का मतलब है कि जब हम वहाँ जहाँ हम आनंद महसूस करना चाह रहे हैं वहाँ हम जैसे ही लोग होंगे और हम जैसे ही लोग आनंदित होने के लिए
इकट्ठे हुए होंगे तभी हम आनंद महसूस कर सकते हैं, अदरवाइज उस आनंद में जो है खलल पैदा हो सकता है। ठीक वैसे ही जैसे बच्चे खेल रहे हैं और जाकर वहाँ कोई बड़ा उनमें शामिल हो जाए तो उनके खेल का ना तो वो आनंद रह जाता है और ना ही वो वहाँ उतना मनोरंजन महसूस कर पाते हैं और ना ही वो खुलकर खेल पाते हैं। उसी तरीके से अगर स्त्रियों के मनोरंजन के क्षेत्र में पुरुष की उपस्थिति हो जाए तो स्त्रियां भी उतना जो है आनंदित महसूस नहीं करेंगी। इसके साथ साथ उन्होंने स्त्रियों की अकेले के आनंद की स्थिति पर भी विचार किया है। उन्होंने ये यहाँ स्पष्ट किया है कि स्त्रियां सबसे ज़्यादा आनंदित तब होती हैं जब वो अकेली होती हैं। उन्होंने यहाँ स्पष्ट किया है कि वे स्त्रियां जो जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, पति ऑफिस चले जाते हैं, जब बच्चे स्कूल चले गए, पति ऑफिस चले गए और उस समय जब वो अकेली होती हैं तब उसके सिर पर समय से काम समाप्त करने की पाबंदी नहीं होती, तब वो अपनी मर्जी से काम करती है, अपनी इच्छा से काम करती है। जब उसे काम करना होता है तब करती है, जब उसे आराम करना होता है तब वो आराम करती है। इसके साथ साथ अगर उसे गाने सुनने का मन है तो रेडियो से गाने भी सुनती हैं। बहुत सारी स्त्रियां अकेले में डांस भी करती हैं अगर उन्हें डांस का शौक़ है। तो इस तरीके से उनके कदम जब थिरकते हैं तो वो कदम जो हैं उस मुक्ति का अनुभव करते हैं जो पारिवारिक सदस्यों की उपस्थिति में नहीं होती है। तो यहाँ वो ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि स्त्रियां जब अकेली होती हैं तब वो बहुत ज़्यादा मुक्त महसूस करती हैं और अपने आप को आनंदित भी अधिक महसूस करती हैं। उदाहरण के तौर पर हम इस तरीके से भी ले सकते हैं, जब स्त्रियां घर में अकेली होती हैं तो अगर वो बोर हो रही होती हैं तो उन्हें जो मन करता है वो करती हैं, चाहे वो टीवी देखना चाहें, चाहे वो फिल्म देखना चाहें, चाहे वो कुछ और करना चाहें, वो उन्हें जो करना होता है वो करती हैं। तो इस पूरे के पूरे प्रकरण में वो ये बताना चाह रहे हैं कि स्त्रियां जब अकेली होती हैं तब सबसे ज़्यादा आनंदित महसूस करती हैं, आज़ादी महसूस करती हैं। इसी तरीके से वो अपने बचपन को याद करते हुए बताते हैं कि जब मैं बच्चा था तो मैं एक कागज़ की फिरकी लेके खूब तेज़ दौड़ता था और वो फिरकी खूब देर तक घूमती चली जाती थी। अपनी चप्पल को आगे फेंककर आगे बढ़ता था और फिर उसे आगे जाकर पहनता था, ये भी मेरा एक मनोरंजन था। और ये सब जब मैं करता था तो मुझे कोई देख नहीं रहा होता था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा आनंदित महसूस करता था। तो बच्चे जो हैं जब खेल रहे होते हैं तब वो बहुत ज़्यादा आनंदित महसूस करते हैं और मुक्त महसूस करते हैं। इस बात को उन्होंने बार बार रेखांकित किया है। इसी क्रम में उन्होंने दलितों को भी लिया है। उन्होंने बताया है कि क्या दलितों का भी आनंदोत्सव हो सकता है, ये प्रश्न उन्होंने उठाया है। जिस प्रकार बच्चे और स्त्रियां तो अपना आनंद उत्सव मना लेती हैं जब उन्हें मौका मिलता है, क्या दलित ऐसा कर सकते हैं? दलितों का समाज हमेशा से दबा कुचला रहा है और समाज में उन्हें उचित स्थान भी नहीं मिला है, तो उनके लिए आनंदोत्सव क्या रहा होगा? तो उन्होंने ये बताया है कि उनके लिए तो आनंदोत्सव के अवसर भी बहुत सीमित और छोटे छोटे होते थे। उन्होंने यहाँ एक बात का जिक्र करते हुए बताया कि यदि उनके घर में पशु मांस बनता था, नॉनवेज अगर पकता था, तो उनके लिए यही एक आनंदोत्सव बन जाता था कि लोग वहाँ इकट्ठा होते थे जब पशु मांस बन रहा होता था और उसमें वो लोग शराब पीने का वहाँ पर जो है आयोजन किया करते थे। इसी में शराब पीकर धुत होना, लड़ाई झगड़ा करना, यही सब उनका वहाँ मनोरंजन बन जाता था। और लेकिन वहाँ उन्होंने स्पष्ट रूप से ये रेखांकित किया कि जिस प्रकार बच्चे अपने खेल और स्त्रियाँ अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हुए आनंदित महसूस करते हुए खुश नज़र आती थी, लेकिन उनके आनंदोत्सव में वहाँ थकान नज़र आती है। उनके भीतर स्वाद खाना, भोजन खाने का एक लालसा, एक लालच सा नज़र आता है उनके उस आनंद में भी। साथ साथ उनके जीवन में जितनी उनकी पिटाई हुई है, जितनी उनके जीवन की जर्जरता विद्यमान है, वो सब उस आनंदोत्सव में नज़र आती है। तो उनका जीवन जिस प्रकार से रहा है, उनकी जो पीड़ा है वो उनके उस आनंदोत्सव में भी नज़र आती है। और साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि ये कितनी जो है खराब स्थिति है कि दलितों के लिए सिर्फ एक पशु मांस बन जाना ही आनंदोत्सव बन जाता है। तो ये कितनी सोचने का विषय है कि आनंद के कितने या मनोरंजन के कितने कम साधन है इस समाज के पास कि वो मनोरंजन के लिए भी ऐसे जो है विषय जो है ढूंढते हैं अपने जीवन में कि किससे वो आनंद महसूस कर सकें।
इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जिस समय पर ये दलित अपना आनंद महसूस करते हैं, अपना आनंदोत्सव मना रहे होते हैं, उस समय वो अपने वर्तमान को कहीं पीछे ढकेल रहे होते हैं। तो वर्तमान को पीछे ढकेल कर जब वो उस आनंदोत्सव को मना रहे होते हैं तो वो ये संभव नहीं है कि वो यथार्थ हो, क्योंकि वर्तमान को ढकेल कर यथार्थ को नहीं जिया जा सकता। तो कुछ क्षण के लिए यदि वो इसमें आनंदित महसूस भी कर रहे हैं तो वो आनंद उनका यथार्थ नहीं होता, वो क्षणिक एक सुख भले ही हो सकता है पर वो उनके लिए आनंद नहीं कहा जा सकता। इसके साथ साथ उन्होंने ये बात भी स्पष्ट की है कि यहाँ जिन दलितों की वो बात कर रहे हैं वो कस्बाई दलितों की बात कर रहे हैं, वो शहरी दलितों की बात नहीं कर रहे हैं, जो उन अर्थों में दलित नहीं है जिन अर्थों में कस्बाई या ग्रामीण समाज में दलित रहे हैं, या जितनी उपेक्षा और जितनी पीड़ा उस समाज ने वहाँ महसूस की है, शहरों में दलित उतना महसूस नहीं करते हैं इनको। तो यहाँ उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि जिन दलितों की उन्होंने बात की है वे दलित कस्बाई दलित हैं, ग्रामीण दलित हैं। साथ ही उन्होंने आगे उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि हमें ये बात समझने की बहुत ज़रूरत है कि आनंद और जो मनोरंजन है उन दोनों के बीच में एक भेद अवश्य है, और वो भेद पर्याप्त, उनके बीच में जो एक पर्याप्त अंतर है उसे जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि आनंद जो है ये एक आत्यंतिक प्रक्रिया है और जो मनोरंजन है वो एक बाह्य तत्व है, यानी कि आनंद जो है आपके मन की एक स्थिति है और जो मनोरंजन है वो बाहर की एक चीज़, जो है बाह्य जगत से जुड़ा हुआ है। दूसरा उन्होंने बताया है कि जब आप आनंदित महसूस करते हैं, आनंद जो है वो आपके पूरे अस्तित्व में फैल जाता है, और जबकि मनोरंजन का जो असर होता है वो आपके मस्तिष्क से जुड़ा हुआ होता है। इसके बाद आनंद के जो स्रोत होते हैं वो अस्पष्ट होते हैं। आप किसी भी चीज़ से आनंदित हो सकते हैं। आप कभी बाहर बैल्कनी में खड़े हैं तो उड़ते हुए पक्षियों को देखकर भी आनंदित हो सकते हैं। आप सीधे खड़े पेड़ को देखकर भी कभी आनंदित हो सकते हैं। लेकिन जब आपको मनोरंजन चाहिए तो मनोरंजन, ये जो आनंद है इसके स्रोत जो अस्पष्ट हैं और कभी कभी अज्ञात भी होते हैं, लेकिन जो मनोरंजन होते हैं उनके जो स्रोत होते हैं वो आपको पता होते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हमें अपना मनोरंजन करना है तो हमें पता है कि हमें अगर फिल्म देखनी है तो हम फिल्म देखेंगे, कौन सी फिल्म देखनी है ये भी हमें पता होता है, तो हमें स्रोत पता होता है। लेकिन आनंद के लिए हमें स्रोत नहीं पता होता, वो अज्ञात होता है। तो हम किसी भी चीज़ को देखकर आनंदित हो सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ से हमारा मनोरंजन हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने बताया है कि आनंद के पूर्व आनंद की इच्छा हो ये ज़रूरी नहीं है, कि हमारी इच्छा हो कि हमें आज आनंदित होना है और हमें आनंद मिल जाए, ये नहीं, ज़रूरी नहीं है। लेकिन मनोरंजन जो है के लिए ये ज़रूरी होता है कि आपको पता होता है कि आपको मनोरंजन कहाँ से मिलेगा और आपको कब मनोरंजन ग्रहण करना है। इसके साथ साथ मनोरंजन में गति होती है, आनंद में मंथन होता है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मनोरंजन में चमक पैदा होती है और आनंद में ऊर्जा महसूस होती है, कि अगर आप आनंदित हो रहे हैं तो आप अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करने लगते हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने बचपन में जो आनंद हम ग्रहण करते हैं क्या वो मनोरंजन है या नहीं, इस पर चर्चा करते हुए उन्होंने बात की है कि बचपन के संदर्भ में हम आनंद और मनोरंजन की स्थिति को अलग तरीके से देखते हैं। कि जब हम बच्चे होते हैं तो हम हमारा जो बच्चों के लिए जो मनोरंजन का कोई मतलब नहीं होता, वे सिर्फ आनंद प्रेमी होते हैं, बच्चों को सिर्फ मज़ा आता है, वो सिर्फ आनंद ग्रहण कर रहे होते हैं। उनकी उमंग मनोरंजन को भी आनंद में बदल देती है। तो बच्चों की तरह जो है ये मनोरंजन जो शब्द है ये बच्चों के लिए नहीं होता, बच्चे सिर्फ उसमें आनंद महसूस करते हैं, उन्हें सिर्फ मज़ा आता है। और उनका ये जो आनंद होता है ये बड़ों के आनंद से बिल्कुल अलग होता है। मनोरंजन से जिस प्रकार बच्चे आनंद जो ग्रहण करते हैं वो मनोरंजन भी उनके लिए आनंद बन जाता है, लेकिन बड़ों के लिए ऐसा नहीं होता। बड़ों के लिए जो मनोरंजन होता है वो उनकी थकान, उनकी ऊब से जन्म लेता है और उसको मिटाने के लिए ही वो मनोरंजन
का रास्ता चुनते हैं, लेकिन बच्चों के लिए ऐसा नहीं होता। उनका जब मन करता है तब वो अपने आप को आनंदित महसूस कर लेते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि आनंद जो है एक स्वतः स्फूर्त, नियामक और मनोरंजन जो है वो तयशुदा होता है। इसी में उन्होंने बताया कि बच्चों के लिए खेल जो है विशुद्ध आनंद की आधार भूमि होती है, इसलिए बच्चों के लिए खेल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और जब वो खेल रहे होते हैं कि उनकी जो प्राथमिकता होती है वो आनंद बोध होती है, और इसकी पहली जो शर्त होती है वो बेखुदी होती है। इसी में बच्चों के लिए जो है खेल अपने आप में ही एक आनंद का स्रोत बन जाते हैं, जो कि बड़ों के लिए नहीं होते। बड़ों के लिए ये एक निश्चित उद्देश्य के तहत होते हैं। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हुए लेखक ने मनोरंजन की जो तत्कालीन परिस्थितियां हैं और जो मनोरंजन दिखावे में बदलता चला जा रहा है उस पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने बताया है कि इन प्रवृत्तियों के चलते हुए जो है मनोरंजन की क्षमताएं जो हैं वो अपने आप में सीमित होने लग जाएंगी, और इससे स्थिति बहुत बदलनी शुरू हो सकती है। इस पर उन्होंने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने ये माना है कि अब जो है जैसे संगीत है, संगीत की जो स्थिति है, संगीत को लोग मनोरंजन के लिए से ज़्यादा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कॉन्सर्ट देखने जाना है तो दोस्त जा रहा है तो चलो हम भी चलते हैं। तो इस तरीके से ये जो दिखावा एक तरीके से हो गया है, तो ये मनोरंजन की इच्छा है या नहीं है ये इम्पॉर्टेंट नहीं रह गया है, कौन क्या कर रहा है ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो ये स्थिति जो है कर्मकांड की तरह हो गई है कि जिस तरीके से हमें दूसरे काम करने हैं उसी तरीके से एक मनोरंजन भी करना एक काम की तरह हो गया है। पूरे 7 दिन काम करने के बाद सप्ताह के एक दिन हमें मनोरंजन करना है, ये ज़रूरत की तरह हो गया है। तो इस तरीके की चीज़ों पर उन्होंने यहाँ पर जो है चर्चा की है। साथ ही उन्होंने बताया है कि मनोरंजन के जितने भी साधन हैं उन साधनों से किसी भी समाज का जो है विकास, किस तरीके से उसका विकास हो रहा है, मनोरंजन के जो प्रकार होते हैं उससे उस समाज के विकास का आंकलन लगाया जा सकता है कि वो समाज किस तरीके से जी रहा है, उस समाज का कितना विकास हो रहा है। उस चीज़ का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि वहाँ मनोरंजन के क्या क्या साधन हैं और मनोरंजन के क्या क्या प्रकार हैं। जिस तरीके से कस्बाई जीवन के बारे में उन्होंने बताया कि वहाँ जो मनोरंजन के साधन है उसमें रामलीला है, नौटंकी है, ये जादू है, कठपुतली का नृत्य है, सांप का खेल है, भालू का नाच है, बंदर के नाच हैं। तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि ये आधुनिकता से या फिर औद्योगिकरण का जो एक दौर है, जो आधुनिकता की एक दौड़ है, उसमें कहीं पीछे हैं। उसी तरीके से सिनेमा हॉल जाना, इंटरनेट का प्रयोग करना मनोरंजन के लिए, साथ ही बहुत सारी गेम्स खेलना, इंडोर गेम्स खेलना, तो ये चीज़ें उस समाज के विकास की ओर भी इशारा करती है कि समाज अब मनोरंजन के साधनों को जिस प्रकार बदल रहा है वो उसके विकास से भी जुड़ा हुआ है। हालांकि इसका असर कितना सकारात्मक है और कितना नकारात्मक है ये वाद विवाद का एक अलग ही विषय है, लेकिन इस चीज़ को देखा जाता है कि मनोरंजन के साधन किस तरीके के उपलब्ध हैं। आज हम देखेंगे तो किसी भी राज्य की, किसी भी ज़िले की जो उन्नति होती है कि वो ज़िला कितनी उन्नति कर रहा है, उसमें इन चीज़ों को बहुत गिना जाता है कि वहाँ कितने मॉल हैं, वहाँ कितने सिनेमा हॉल हैं। ये चीज़ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। इसी तरीके से उन्होंने इस बात को यहाँ रखा है कि ये जो मनोरंजन के साधन हैं, ये जो साधन हैं, ये जो तरीके हैं, ये किसी भी समाज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कि उस समाज के विकास को व्याख्यायित करते हैं। इसी तरीके से उन्होंने ये भी बताया है कि जिस तरीके से हम मनोरंजन की जो बात कर रहे हैं, क्या कलाकार के लिए और भोक्ता के लिए, भोक्ता यानी कि जिसका मनोरंजन हो रहा है, जो आनंदित महसूस कर रहा है, उसके लिए क्या मनोरंजन एक तरीके का ही हो सकता है। उन्होंने इस बात पर जो है जवाब देते हुए उदाहरण कुछ दिए हैं कि भट्टी में लोहा तपाकर औजार बनाने वाला लोहार, फसलें उगाने वाला किसान और बच्चे को जन्म देने वाली माँ, ये सब अपने में सृजन का अनिर्वचनीय आनंद अनुभव करते हैं, लेकिन जो पीड़ा ये लोग महसूस करते हैं, क्या इस पीड़ा के बाद का जो आनंद उन्हें मिलता है अपनी
सर्जना से क्या वो आनंद वैसा हो सकता है जो दूसरे लोग आनंद महसूस करते हैं उन चीज़ों से? ये प्रश्न यहाँ उन्होंने खड़ा किया है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि कुछ जगह जो होती हैं, प्लेसेस जो होते हैं, वो भी मनोरंजक हो सकते हैं। उसके बारे में उन्होंने बताया कि कुछ ऐतिहासिक जगह होती हैं जो मनोरंजन का केंद्र होती है, जहाँ पर घूमने जाना, जिन्हें देखना मनोरंजन का केंद्र होता है। इसी में उन्होंने ये भी बताया है कि जो बहुत सारे नगर इस तरीके की पौराणिक जगहों या ऐतिहासिक जगहों से महरूम होते हैं, उन नगरों में भी अगर कहीं फुहारे लगे हुए हैं, कोई मंदिर है, कोई पिक्चर हॉल है, तो यही वहाँ का जो है मनोरंजन का केंद्र बन जाता है। और कस्बे का जो जीवन होता है उसमें ये मनोरंजन का एक केंद्र होता है। इसके बारे में उन्होंने यहाँ पर बताया है। उन्होंने ये बताया कि उनके कस्बे से 22 मील दूर जाकर एक जगह है, शाहगंज कस्बा है। वहाँ उन्होंने बताया कि शाहगंज कस्बा जो है उनके लिए आकर्षण का विशेष केंद्र था। कारण ये था कि वहाँ 2 सिनेमा हॉल थे और वहाँ पर रेलवे स्टेशन भी था। तो जिस कस्बे में लेखक रहते थे वहाँ ऐसा कुछ नहीं था, तो इसलिए लोग वहाँ की ओर आकर्षित होते थे। इसके साथ साथ उन्होंने बिजेथुआ का भी जिक्र किया है कि 7 मील दूर स्थित है ये जगह उनके कस्बे से, और वहाँ पर हनुमान जी के कारण ये जो जगह है पुण्य स्थल के रूप में माना जाता है। और वहाँ पर दूसरे कस्बों में तो दशहरे पर मेला लगता है, लेकिन यहाँ पर हफ्ते में 2 बार मेला लगता है। कारण इसका ये है कि हनुमान जी के 2 दिन होते हैं, मंगलवार और शनिवार, तो 2 दिन वहाँ पर जो है मेला लगता था। और ये मेला जो है आसपास के कस्बों के लिए भी आकर्षण का विशेष केंद्र होता था। लोग वहाँ जाकर अपना मनोरंजन करते थे, मन बहलाते थे। इसके साथ साथ वो बताते कि कस्बे के जो लोग हैं उनके लिए मनोरंजन कितनी छोटी छोटी चीज़ों में सीमित होता है। लोग एक कस्बे से दूसरे कस्बे में मनोरंजन के लिए या तो पैदल चले जाते थे या फिर अगर दूर होता था तो साइकिल पर जाते थे। लेकिन जो ऐसे कस्बे होते थे जहाँ ये मेले लगते थे, सिनेमा हॉल होते थे, वहाँ पर रिक्शों का प्रचलन भी होता था। तो रिक्शे में लोगों को आते जाते देखना भी लोगों के लिए एक मनोरंजन बन जाता था। तो मनोरंजन इन छोटी छोटी चीज़ों से भी कस्बों में जुड़ा हुआ होता है। इस बात के बारे में उन्होंने बताया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि एक बार उनकी तहसील में एक बड़ी सी परिवार नियोजन की होर्डिंग लगाई गई। तो जब ये होर्डिंग लगी तो यही लोगों के लिए मनोरंजन का विषय हो गया, क्योंकि इतनी बड़ी होर्डिंग लोगों ने कभी नहीं देखी थी। साथ ही जिस तरीके से उस होर्डिंग को रंग लगाया जा रहा था, पेंट किया जा रहा था, उस एक एक अक्षर को पेंट होते देख लोगों ने वहाँ खड़े होकर उसका मनोरंजन ग्रहण किया है। इसके बाद ये होर्डिंग के बाद एक दवाखाना खुला, वैद्यनाथ आयुर्वेद दवाखाना। उन्होंने पूरी दीवारों पर विज्ञापन बनाए, तो होर्डिंग से ज़्यादा लोग उसमें अपना आनंद महसूस करने, मनोरंजन महसूस करने लगे। कि लोगों के लिए ये भी एक नई चीज़ थी कि दीवारों पर विज्ञापन बनाए जाने लगे। तो इस चीज़ को देखना भी लोगों के लिए मनोरंजन हो गया। इसके बाद जब ब्लॉक के दीवारों की पेंटिंग शुरू हुई और उस पर जो है विज्ञापन बनाए जाने लगे, तब ये दवा खाने का जो विज्ञापन था ये भी धूमिल होने लगा और नए तरीके के इस विज्ञापन को लोगों ने आकर्षित किया और ये आकर्षण का केंद्र बना। तो कस्बे के जीवन में बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें जो थी वो मनोरंजन का केंद्र बन जाती थी, और ये मनोरंजन उनके जीवन का कोई स्थायी मनोरंजन नहीं होता था। जैसे कि शहरी जीवन में फिल्में देखना, इंटरनेट पर कुछ देख लेना, मोबाइल में कुछ देख लेना। आज तो स्थिति खैर गाँव में, कस्बों में भी बहुत बदली है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। तो ये जो मनोरंजन था ये उनके लिए स्थायी मनोरंजन नहीं था, क्योंकि उनके पास मनोरंजन के साधन बहुत सीमित थे। उन्हीं सीमित साधनों में वो अपने मनोरंजन ढूंढ लेते थे। तो इस तरीके से ये जो विज्ञापन वाला जो हिस्सा था ये भी उनके मनोरंजन का केंद्र था, लेकिन ये स्थायी नहीं था। और ये बहुत लंबे समय तक इसलिए भी नहीं टिकता था क्योंकि इनमें ना तो नग्नता होती थी, ना तो सेक्स से संबंधित कोई चीज़ होती थी कि जिसे लोग बार बार देखने के लिए आकर्षित हो या लालायित रहें। तो इस बात को स्पष्ट करते हुए लेखक ने यहाँ बताया है कि कस्बाई जीवन में जो है मनोरंजन के साधन बहुत सीमित हैं, और ये एक सोचने का विषय है और इस पर सोचना चाहिए। और इसी के अंत में वो ये कह रहे हैं
कि इतने सारे मनोरंजन के साधन होने के बावजूद ये एक समस्या के रूप में सामने है कि कस्बाई जीवन में मनोरंजन के जो परंपरागत साधन हैं उन साधनों के अलावा और साधन मौजूद नहीं हैं। साथ ही जिस प्रकार से आधुनिकीकरण धीरे धीरे बढ़ रहा है गांवों और कस्बों की ओर, क्या मनोरंजन के ये साधन भी सुरक्षित रह पाएंगे? क्या हमारी लोक संस्कृति जो गांवों में बस रही है, स्त्रियों के जीवन से जुड़ी हुई है, स्त्रियों का मुक्ति पर्व है, क्या बच्चों के जीवन से जुड़ा मुक्ति पर्व, उनके खेल, उनके आउटडोर गेम्स, उनके गली मोहल्लों में खेले जाने वाले जो खेल हैं, धीरे धीरे क्या वो विलुप्त नहीं हो रहे हैं? क्या इनके विषय में सोचने की आवश्यकता नहीं है? इन सारे प्रश्नों को अपनी इस चर्चा के माध्यम से लेखक ने इस पाठ में प्रस्तुत किया है। उम्मीद करती हूँ कि मैं इस चैप्टर को समझाने में सफल रही होंगी। कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।